बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला सज गया। बीएनपी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। 350 नशिस्तों के लिए 2000 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अवाम 17वें वजीर आजम का इंतखाब करेंगे। पोलिंग का अमल जारी। मुल्क भर में फौज तैनात। इंतखाबी अमल में तशद्दुद, वोटर्स पर दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा, अवाम घरों से निकलकर वोट डालें। इंतखाबात के फौरी बाद इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, इंतखाबात बांग्लादेशी अवाम के लिए फैसला कुन लम्हा है। डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया, इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कोई ठोस चीज तय नहीं हुई है। मैंने जोर दिया है कि ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर अली शक्खानी का कहना है कि ईरान की जानिब से किसी भी किस्म की महदूद जाहिरियत को भी जंग का आगाज समझा जाएगा। ईरान की मिसाइल सलाहियत को किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। वाशिंगटन धमकियों के बजाय मुज़ाकरात के रास्ते पर संजीदगी से अमल करे। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी पर अवामी एहतजाज। वजीर आजम ने मामले का नोटिस ले लिया। कहा, पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फ़ौरन नज़रसानी की अपील करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। पीएसएल में नई तारीख रकम खिलाड़ियों की नीलामी। 8 टीमों ने स्क्वाड मुकम्मल कर लिए। प्लेयर ऑक्शन में 800 से जायद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड थे। फास्ट बॉलर नसीम शाह सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी ने खरीद लिया। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड में वापस आ गए। फखर जमान को 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स और डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में दोबारा कराची किंग्स ने हासिल कर लिया। T20 कप्तान सलमान आगा को 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स ने खरीदा। रायली रूसो क्वाइटा ग्लेडिएटर्स का हिस्सा बन गए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और जैसी आपकी सुबह है वैसा ही आपका पूरा दिन भी आपके लिए गुजरेगा। बात का आगाज हम करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के सफर से, जो कि जारी सारी है। कल क्रिकेट के मैदान में अहम और सनसनीखेज मैचेस हुए, जिसमें एक तो वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ, जिसमें वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। और दूसरा मैच था साउथ अफ्रीका का, वो भी बहुत ही सनसनीखेज था, बल्कि इतना सनसनीखेज था कि अनबिलीवेबल था। अफगानिस्तान तकरीबन ये मैच जीतते हुए हार गया और एक दफ़ा फिर से ऐसा लगा कि नो, अफगानिस्तान स्टिल नीड्स टू डू अ लिटिल मोर। अफगानिस्तान नीड्स टू काम डाउन, क्योंकि जब वो वर्ल्ड कप से शुरू में ही अपने आप को 4 सेमीफाइनलिस्ट में डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद जब वो ग्राउंड में आते हैं तो कभी कभी जो उनका कंपोजर है वो बिखर जाता है। और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है, कई मर्तबा हो चुका है कि अफगानिस्तान का मैच पे ग्रिप 99.99% रहा, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस, ऐसा भी नहीं है। मजे की बात है भाई, जो व्यूअर्स के लिए पैसा वसूल मैच था, 2 सुपर ओवर्स हुए ज़बरदस्त तरीके से यार, लेकिन अफगानिस्तान जो है उनके लिए दिल्ली दूर अस्त रहा। क्या मैंने बात की है, अफगानिस्तान और दिल्ली दूर अस्त। वाह वाह, वेरी पॉलिटिकली करेक्ट आइज। ओके, तो आज सादिया, क्रिकेट में सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं चल रहा, पीएसएल ने भी एंट्री दे दी। क्या हुआ? पीएसएल प्लेयर्स का ऑक्शन हुआ और जो सब सामने आ रहे हैं प्लेयर्स, यानी जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उसमें how was it very surprising for you, Faisal, when it came to when you came to know कि नसीम शाह was the most expensive amongst all? Was it a surprise for you? Yes, बिल्कुल। मतलब कि ठीक है, नसीम शाह is a very good फास्ट बॉलर, बहुत ही यूटिलिटी क्रिकेटर है, बट ही हैड बीन प्रीटी ऑफ, परफॉर्म भी नहीं कर पाए, टीम का हिस्सा भी नहीं रहे, सो दैट्स व्हाई। ओके, डेविड वार्नर के अलावा रायली रूसो, इसके साथ साथ मार्क चैपमैन और डैरल मिचेल, ये वो नाम है इंटरनेशनल। खैर ऑब्वियसली स्टीवन स्मिथ पे तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी थे। इस बार हम कह सकते हैं कि जो हमेशा से क्रिटिसिज्म होती थी ना पीएसएल में, सेकंड स्ट्रिंग लीग, सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स, ऐसा नहीं है, बड़े नाम सामने आए हैं तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी थे
कि जो नहीं हुए सेलेक्ट और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी थे जिनको दिल पिशौरी के लिए रख लिया। आगे चल के इस पे भी बात करेंगे कि कैसे हैदराबाद ने शर्जील को 60-65 लाख में ख़रीद लिया है। क्या उनका बनता है भी है या नहीं बनता है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन जहाँ पे हम ये सारी बात कर रहे हैं वहीं पे सियासत की अगर बात कर लें और रीजनल पॉलिटिक्स में बांग्लादेश, वहाँ पे इंतखाबात जो है वो उसकी गहमा गहमी है और जमहूरी तरीके से हुकूमत की तब्दीली का वक्त आ चुका है। एब्सोल्युटली। हसीना वाजिद के 2 दिहाइयों से जायद के जो जाबिराना दौर इक़्तिदार के बाद बांग्लादेश के अवाम को अपनी हुकूमत बनाने का मौका मिल गया है। आज बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात ये फैसला करने जा रहे हैं कि इक़्तिदार किसके हाथ में आने वाला है। इस पर आगे चलकर बात भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के लिए जब हमने देखा कि मोहम्मद यूनुस साहब ने टेक ओवर किया, उसके बाद एक प्रेशर था और उनका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें यहाँ पर आना है, जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था उनके ऊपर, क्योंकि इलेक्शन डिले पर डिले हुए जा रहे थे और इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही थी कि आया इलेक्शन की तरफ बांग्लादेश जाने वाला है नहीं। बट फाइनली द डे हैज़ कम। अब बांग्लादेश इलेक्ट करने जा रहा है अपना लीडर वंस अगेन। ऑल राइट, तो जनाब इस पे भी आगे चल के शो में हम बात करेंगे। अभी चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। T20 वर्ल्ड कप, दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस, इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया वाला फियास्को भी अब एक तरफ हो गया है। 15 को मैच होने जा रहा है। थोड़े से अगर कल की मैचेस की बात कर ली जाए, जैसे कि हमने बात भी की कि साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया, वहीं पे इंग्लैंड जो है वो इस वक्त वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी उसकी जो है वो रीडिंग्स मुझे नहीं लग रही हैं, क्योंकि नेदरलैंड्स के खिलाफ जो है इंग्लैंड जो है पहला मैच, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, के जिन्होंने उसको टफ टाइम दिया, लेकिन बात ये है कि इंग्लैंड को पहले मैच में बहुत टफ टाइम दिया था और उसके बाद हुआ ये। Also, एक और भी चीज है फैसल दैट आई वांट टू ऐड बिफोर हम हैदर भाई को ली। हाँ, नेपाल इट वाज। अच्छा, उससे भी बड़ी जो बात है ना वो ये कि शायद हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड हारा, बट बड़ी बात ये है कि पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने जैसे बैट किया और फिर इस मैच में वेस्ट इंडीज ने जैसे बैट किया एंड दे सेट अ हाई टारगेट और फिर प्रेशर में लेकर आ गए वो इंग्लैंड को। दैट वाज कमेंडेबल। मेरे ख्याल में इट शुड बी प्रेज्ड बिकॉज लॉन्ग डाउन हमने ये देखा है वेस्ट इंडीज हैड नॉट बीन एबल टू पुट अप विद द बैटिंग एज वेल। तो अच्छा स्टार्ट था, बहुत अच्छा था वेस्ट इंडीज को, हमें ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। ओवरशैडो कर गया अफगानिस्तान का मैच वेस्ट इंडीज के मैच। और इसके साथ ही हम PSL के ऑक्शन की भी बात कर लेते हैं, इन सब की बात कर लेते हैं। सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। शुक्रिया। ओके, तो जनाब इससे पहले कि हम वर्ल्ड कप की बात करें, जरा PSL की कल ऑप्शंस की बात कर लें। सर, पहली मरतबा PSL की तारीख में नीलामी पे गए, बेस प्राइस 60 लाख मुकर्रर थी और उसके बाद फिर बोलियां लगना शुरू हुई। कौन से प्लेयर्स की कीमत ने आपको सरप्राइज किया, कौन से प्लेयर्स की इंक्लूजन नहीं हो सकी, उस पर आप ज़रा नाउम्मीद हुए, ज़रा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो फ़हीम अशरफ की प्राइस जो है मुझे काफ़ी हैरत हुई है। फ़हीम अशरफ की प्राइस पे सबसे ज़्यादा उनकी प्राइस मिली है और उसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे ख्याल से इतनी प्राइस उनकी नहीं होनी चाहिए थी, वो कुछ रह गए। लेकिन एक बात सबसे अच्छी ये हुई है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं 8, उन्होंने एक अपना एक लेवल बनाया हुआ था कि हमें ये प्लेयर्स लेने ही लेने हैं। पहले से उनका माइंड बना हुआ था और इसीलिए जैसे लाहौर कलंदर ने फ़खर जमान को रिलीज किया था, हारिस रऊफ को किया था, लेकिन दोनों को दोबारा रिटेन किया उन्होंने। फिर कराची किंग्स ने सबसे इंटरेस्टिंग एक मूव की कि सलमान अली आगा जो कैप्टन है पाकिस्तान T20 के, उनको लिया। और फिर उसके बाद हैदराबाद ने साइम अय्यूब को पहले डायरेक्ट साइन किया हुआ था, लेकिन लाबुशैन को उन्होंने डायरेक्ट साइन किया। मुझे समझ में आया क्यों। लाबुशैन जो है वो तो नहीं खेलते हैं T20 टीम में, नहीं है, कुछ नहीं है। बहरहाल बड़े नाम है। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वैल्यू प्राइस जो है वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा दी गई, लेकिन कुछ ऐसे हैं बाकी जो T20 की इस PSL में आपको काफ़ी आगे नजर आएंगे और जो बड़े नाम है पहले से ही हैं और उनकी अपनी एक अहमियत है। तो PSL अब जो नेक्स्ट सीजन एडिशन होने वाला है, आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब टीमें जो हैं उनके पास बैलेंस हो गया है। पहले ये था कुछ टीमों के पास बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, कोयटा के पास कमजोर थे या इस्लामाबाद के पास ज़्यादा, लेकिन अब सब बैलेंस हो गए, सबके पास प्लेइंग फील्ड लेवल हो गई है। राइट। अच्छा हैदर भाई, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है, आई फेल्ट इट, कि जितने भी हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, यानी शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हमारे बाबर आजम हो गए, हमारे नसीम शाह हो गए, इस तरह के और बहुत सारे स्टार प्लेयर्स, हम उन पर उतना ट्रस्ट, और वो खासतौर पर वो प्लेयर्स जो आपकी ऑलरेडी T20 टीम का हिस्सा है, जो इस वक्त वर्ल्ड कप भी प्ले कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस एज फैंस इतना ज़्यादा नहीं है उनके ऊपर। डू यू फील कि उनका स्टारडम कहीं पर आउटशाइन नहीं कर रहा है जितना वो करना चाहिए था? मतलब आपकी अपनी लीग है ये।
बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपना हमारा जो अपना एक स्टारडम है वो थोड़ा नीचे जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, एक वजह नहीं है। पहली तो ये है कि आप नेशनल टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। बाबर आज़म है जैसे, बाबर आज़म अभी भी जो है वो आइकॉन है पेशावर ज़ल्मी के, और उन्होंने उनको रिटेन किया था। लेकिन उसके बावजूद उनका स्टारडम आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जा रहा है। दूसरे शाहिनशाह अफरीदी हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप देखें बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं, जैसे साइम अय्यूब है। हम्म। साइम अय्यूब जो को रिलीज़ करना पड़ा मजबूरन, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिलीज़ किया हैदराबाद में उनको शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है उनकी आपस में कुछ बन गई थी कि हम नहीं अच्छा। लेंगे साईं वो हम ले लेंगे। तो कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कुछ नीचे जा रहे हैं। हम्म। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है हमेशा इस फ्रेंचाइज़ लीग्स ज जहाँ-जहाँ भी होती हैं, उनमें बैलेंस देखा जाता है कि किस टीम का बैलेंस कितना है। हम्म। और उससे फिर जो है अब जो नेक्स्ट होगी एडिशन, मेरे ख़्याल से कुछ प्लेयर्स हैं आपके स्टार, बड़े स्टार बनने वाले हैं। सुफियान मुकीम मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ कि वो एक बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। फिर सही है। अली रज़ा हैं, फिर उसके अलावा जो है सुभान, अंडर जो 19 से सुभान, जी, वेरी प्रॉमिसिंग। बिल्कुल। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको फ्यूचर में बड़ी अच्छी आपको एक खेप देने वाले हैं। ठीक और है। अल्लाह का शुक्र है कि हम जो नाउम्मीद हो गए थे 2-3 साल पहले कि हमारी कोई न्यू जनरेशन नहीं आ रही, लेकिन अब ऐसा लगता है हम बड़े प्लेयर्स जो हैं पैदा कर रहे हैं, लेकिन ओके, यूटिलाइज़ करना होगा ओके, ओके। उनको जैसे सलमान मिर्ज़ा है। अब सलमान मिर्ज़ा को अगर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो उनकी बॉलिंग फिर खत्म हो जाएगी। ज़बरदस्ती उनकी जगह दूसरों को खिलाएँगे, तो यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जैसे दूसरे मुल्क कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है या ओके, सही है। इंग्लैंड कर रहा है, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इसमें कर रहा है, ये हैदर बड़ी भाई, चीज़। हाँ, हैदर भाई, अब ज़रा हम थोड़ा-सा माइक्रो नीडलिंग करते हैं। किंग्स के स्क्वाड की आज हम ज़रा बात कर लेते हैं, बिकॉज़ वो मुझे सबसे ज़्यादा इस बार पिछले 10 सालों से सबसे ज़्यादा बेहतर स्क्वाड कराची किंग्स का इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो फॉर्मर प्लेयर्स थे उन्होंने तो उनको रिटेन किया है, हसन अली वगैरह सारे हो गए। बट द न्यू इंक्लूजन्स आर वेरी, वेरी एक्साइटिंग। एक तो ऑब्वियसली मोइन अली जो हैं वो आए हैं, उनके साथ-साथ डेविड वार्नर को रिटेन किया है, एडम ज़ैम्पा। नाउ दिस इज Yeah, वेरी good एक्साइटिंग। add. एडम Yeah. ज़ैम्पा, तो इसके साथ बिल्कुल, एहसानुल्लाह, पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें उन पे होंगी बिकॉज एहसान वाज वन प्रॉमिसिंग गाय, लेकिन वो बेचारा जो है उसके साथ इंजरी का मामला हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई। एंड देन वो यूएई वाले मोहम्मद वसीम खान, वो आपको याद होंगे जिन्हें जो बड़ी भेंटी लगाते हैं। इसके साथ एक और बड़ी एक्साइटिंग इंक्लूजन है, शाहिद अजीज भी बहुत अच्छे उन्होंने राइजिंग उसमें किया था। एंड देन अब्बास अफरीदी अलॉन्ग विद आजम खान। सो कराची किंग्स की ओवरऑल लुक तो इस बार बड़ी अच्छी लग रही है हैदर भाई। बिल्कुल, दे आर ऑलरेडी इन वेरी गुड बिज़नेस आई थिंक, क्योंकि कराची किंग्स जो है उन्होंने सबसे अच्छा जो अपना कॉम्बिनेशन जो है बड़ा अच्छा बनाया है। पहले उनके पास हसन अली थे, उसके बाद अब एहसानुल्लाह है, उसके बाद उनके पास बैटिंग में जो है बड़े नाम आ गए हैं। डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर अभी तक ठीक है, उनकी फॉर्म इतनी खराब नहीं हुई है रिटायर होने। तो और सलमान अली आ गए हैं, तो आजम खान जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनको इस्लामाबाद ने पिक नहीं किया लेकिन कराची ने किया। तो कराची किंग्स जो है वो पहले से एक अपना माइंड बनाए हुए थे कि ये प्लेयर्स हमें लेने हैं। उसके अलावा हमें कहीं और अब जो है देखिए ऑक्शन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने पसंदीदा प्लेयर्स जिनको रखना चाहते हैं कॉम्बिनेशन बन जाता है। ड्राफ्टिंग में कॉम्बिनेशन नहीं, मैंने हमेशा ऑक्शन की हिमायत की है कि ऑक्शन होना चाहिए ताकि कॉम्बिनेशन आपका जो एक टीम का कॉम्बिनेशन बन सके। तो Right. ये चीज कराची किंग्स में सबसे अच्छी नजर आ रही है। और फिर उसके बाद कंपटीशन हमारी भी नई ज्यादा, टीमें जो आ रही हैं, कंपटीशन भी ऑप्शन की सियालकोट ने वजह बड़ा से ज्यादा इंटरेस्टिंग आ किया जाता है। है मेरे ख्याल में हैदर भाई कि आपके पास ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं एंड देन मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है प्लेयर की उसकी वजह से। एक ये चीज होती है जी, और मेरे ख्याल में उसकी वजह से एक प्लेयर को भी इंकरेजमेंट मिल रही होती है। मुझे ये बिल्कुल बताइएगा कि ये बिल्कुल। जो लाहौर का कैंप था फॉर रेजिंग द प्लेयर्स, खास करके बॉलर्स, अब ऑक्शन से उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? आई मीन पहले तो ये ड्राफ्टिंग होती बड़ा थी, इंटरेस्ट हाँ, इट्स अपने वेरी ही प्लेयर्स हो वो पिक कर रहे होते थे, उन्हीं प्लेयर्स को बना रहे होते थे, अब हाँ क्या वैल्यू रह जाएगी उनकी? देखें अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने सवाल पूछा है रियली जो है कि अब इसके बाद जो है ना वो जो एक आपका पूल बन गया था, हम्म। बल्कि मैं कहूँ कि मोनोपोली बन गई थी, वो अब खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता दूं ये इससे हमेशा यही होता है। आप देखें जहां जहां ऑक्शन होता है वहां प्लेयर्स की और ग्रुप्स की जो मोनोपोली होती है वो खत्म हो जाती है। और बात यही होती है कि आपके फैंस जो हैं वो आपको अट्रैक्ट उसी वक्त करते हैं जब आपके पास जो है प्लेयर्स परफॉर्म करने वाले होते हैं, सिर्फ बड़े नाम नहीं होते हैं। तो ये सबसे अहम चीज है। और पीएसएल जो है उसमें सबसे अच्छी चीज जो है नेशनल क्रिकेट है, आर्टिफिशियल क्रिकेटिंग है। हमारे पड़ोसी मुल्क में आर्टिफिशियल क्रिकेट होती है, 40 मीटर की बाउंड्री होती है, हमारे यहाँ
कहीं पे भी जो है 40 मीटर की बाउंड्री नहीं है, 65 मीटर की 60 मीटर की बाउंड्रियां हैं और रियल क्रिकेट होती है और रात भर पार्टियां नहीं होती हैं। तो बहुत चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ नेचुरल हैं और यही फैंस की वजह, फैंस भी इसी चीज को पसंद करते हैं। ओके, तो क्रिकेट अब पाकिस्तान में एक नेचुरल वे में जा रही है। ठीक है। Alright. हैदर भाई, अच्छा कुछ चीज़ें जो हैं क्रिकेट से जुड़ी मैं चाहूँगा ज़रूर बात करूँ। एक तो इमाद वसीम जो हैं उन्होंने कल ट्वीट किया और बहुत नाराज़ वो नज़र आए। जो एग्जैक्टली उन्होंने बात की ना वो ज़रा अपने शायकीन को बता भी देते हैं कि उन्होंने बात की क्या। उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि भाई जब किसी ने मुझ पे भरोसा नहीं किया तो ऐसे में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भरोसा किया। उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि मोस्ट डिडंट बिड इग्नोरिंग व्हाट कैन आई डू। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया मेरे टैलेंट को, I have a question. लेकिन सिर्फ What इस्लामाबाद can you यूनाइटेड था। और एक लाइन उन्होंने और भी कही, दिस ऑक्शन स्पार्क्ड अ फायर इनसाइड मी, यानी कि मेरे अंदर एक शोला भड़का दिया इस ऑक्शन ने। आई रियली विश एंड होप कि ये शोला उस दिन भी भड़कता जिस दिन हम अमेरिका में इंडिया से हार रहे थे और इमाद जो है वो अक्षर पटेल को एक सिंगल के लिए नॉक भी नहीं कर रहे थे। इमाद हैज़ बीन अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन नाउ, और कैसे देखते हैं उनकी इंक्लूजन? मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए आखिरी पीएसएल है जिनमें इफ्तिखार हैं, जिनमें आसिफ अली हैं, यू नो, आई डोंट नो, मे बी शर्जील खान एज़ वेल। Yeah. देखिए अब इमाद वसीम का प्राइम टाइम तो खत्म हो चुका है। अब इतनी ज्यादा उनको जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कितनी दफा तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, फिर कहते हैं मैं वापस तैयार हूँ। 2 दफा तो पाकिस्तान टीम में वापस आए, रिटायरमेंट लेने के बाद फिर वापस आए। मैं समझता हूँ प्लेयर्स को अपने टाइम का, प्राइम टाइम का ख्याल रखना चाहिए और जितना उन्होंने खेल लिया, जो कुछ कर लिया है, अब उनको इज्जत के साथ चले जाना चाहिए। इमाद वसीम है, फखर जमान, सबका प्राइम टाइम खत्म हो चुका है। अब आप जबरदस्ती अपने नाम से चल रहे हैं। तो जज्बाती अंदाज में आप कुछ भी कह लें, लेकिन असल चीज ये होती है कि एज फ्रेंचाइजेस को प्लेयर चाहिए, फ्रेंचाइज को जज्बाती अल्फाज नहीं चाहिए। वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा और अपने फैंस को खरीदते हैं। वन थिंग, इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई। हम हमेशा शायद भूल भी जाते हैं इस बारे में। व्हाट आर वी डूइंग फॉर आवर डोमेस्टिक क्रिकेट? आई मीन, अब आपके पुराने प्लेयर्स को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। वैसे वो क्रिकेटर्स रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि टिल दी एंड उनको पीएसएल तक मौका मिलता रहे, जैसे इमाद की बात कर रहे थे अभी। बट हम नए प्लेयर्स को लाने के लिए अपने डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं? जो ऑलरेडी हमारे अंडर 19 या उससे भी नीचे के प्लेयर्स हैं, उनको ग्रूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं अपने पीएसएल के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए? ये तो सबसे, देखें हम कर कहाँ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमें जिस तरह ग्रूम करना चाहिए अपने जूनियर प्लेयर्स को, हम बिल्कुल भी उसमें हमारा माइंड ही नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, हमारे प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, उनके पास अभी जो हमारी जो टीम अंडर 19 में खेली है उसमें बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। उसके अलावा फिर 20-21 साल के बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल टीम्स में खेल रहे हैं, रीजन में खेल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो सतही काम करते हैं, जो बनी बनाई चीज मिल जाती है उसे बनाते हैं। राहुल द्रविड़ से हमें सीखना चाहिए, इतना बड़ा दुनिया का प्लेयर था और उसने अंडर 19, अंडर 17 की जाके कोचिंग की। हमारे जितने बड़े प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जितने भी हैं उनको नेशनल टीम चाहिए बस। नेशनल टीम में, क्योंकि नेशनल में काम भी नहीं करना पड़ता है, पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, मेहनत भी नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीजें जो है हमारे यहाँ उस तरह इंटेंसिव नहीं होती है जैसे होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑलराइट हैदर भाई, जस्ट वन लास्ट थिंग, कल का मैच हुआ और ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के वाले से मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। न देखा ये गया है कि अफगानिस्तान चीज़ों के बहुत करीब आके और उसके बाद उनकी ट्रेन छूट जाती है। डू यू फील अभी भी कहीं इमेच्योरिटी रह गई है अफगानिस्तान में आफ्टर प्लेइंग ऑल दिस क्रिकेट इतने लंबे अरसे थे और आफ्टर ऑल द इंडियन बैक सपोर्ट जो उनको मिली है, सारी उनकी ट्रेनिंग वहीं देहरादून में, दिल्ली में होती रही, सारा पैसा इंडिया लगाता रहा है, कहीं कहाँ उनसे ट्रेन मिस हो जाती है हैदर भाई? देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। डोमेस्टिक आपकी काम नहीं कर रही है, आप अपने मुल्क में खेलते नहीं है, तो आप कैसे बड़े आप मतलब कि मैं ये बात कहूँ तो शायद हो सकता है पॉलिटिकली बात समझी जाए कि जितने प्लेयर्स अब जाहिर है उन्होंने यहीं से पाकिस्तान से सीखी है। अब चूंकि पाकिस्तान में नहीं है तो प्लेयर भी नहीं बन रहे हैं। जब प्लेयर नहीं बन रहे हैं आपका कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपके वक्त के लिए। और मेरे ख्याल में जिस डिल्यूजन में रह रहा है दैट इज गिवन और पुट इन देयर माइंड्स बाय इंडिया, आई थिंक वो उनको ज़्यादा नुकसान दे रही है इससे इसके वो फ़ायदा देती जो भी सपोर्ट उनको वहाँ से मिल रही है। एब्सोल्युटली। क्रिकेट पे मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा ने। गुड मॉर्निंग फवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, तो ज़रा आप पाकिस्तान की बात कर लें क्योंकि हमने बाकी सारे ममालिक की बात कर ली है।
पाकिस्तान दूसरा मैच अमेरिका से अपना जीत गया है। कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि पहले मैच में तो हमने पूरी कोशिश की कि एब्सोल्यूट सिनेमा बनाए उस मैच को। कि हम कैसे हार कैसे समअप करेंगे पाकिस्तान टीम की अब तक की कारकर्दगी को? बिल्कुल जी, आज जो मैच ये दूसरा मैच हुआ है वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है और पहले मैच के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी। पहले मैच में मुझे लगता है वो जो हर इवेंट में पाकिस्तान एक हमें झटका देता है तो वो पहले ही दिन दे दिया था और वो जो कैच नेदरलैंड से छूटा था जिसकी वजह से हम वो मैच जीते थे, मुझे लगता है उसका जिक्र आगे तक चलेगा। जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर सेमीफाइनल फाइनल अगर हम जीतते हैं तो वो कैच ज़रूर याद रहेगा और उस कैच के छूटने की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा, मुझे लगता है जो नज़र आया कि जिस तरह से हम बेहतर खेलें। सही, बाबर डिड वेरी वेल, मतलब पिछले मैच के कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छा किया। मुझे ऐसा लगता है जो रोल उसका डिफाइंड है उसने किसी हद तक वो भी जस्टिफाई कर दिया। आपको कैसा लगा उसका ये कमबैक कहेंगे या ये कि उसको समझ आना शुरू हुआ है कि उसका रोल क्या है? देखिए, खिलाड़ी जो है ना वो खेल के मैदान में ही जवाब देता है, चाहे बॉलर हो या बैटर, और तनकीद तो होती है और तनकीद होती रहेगी। बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो उस तनकीद को पॉजिटिव ले और परफॉर्म करे, और बाबर ने बहुत अच्छी बारी की। आउट हो गए वो 50 के करीब, लेकिन जिस तरह से वो खेले थे, शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन बाद में जिस तरह से वो लेके चले हैं और बड़े अच्छे वो रन्स ऐसे थे साहिबजादा फरहान और बाबर के जिनकी वजह से पाकिस्तान ने इतना बड़ा टोटल किया। तो बाबर, अच्छी बात यह है कि इंडिया के मैच से पहले उनका फॉर्म में आना, और ये भी बात हो रही थी कि जी उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो उन्होंने बता दिया कि नहीं जी, मैं अभी भी दमखम मुझ में मौजूद है और मैं खेल सकता हूँ। तो ये और बहुत अच्छा है कि इस किस्म के खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस दिया जाए और लंबी बारी दी जाए। अच्छा फवाद भाई, इनफ टॉकिंग अबाउट बाबर एंड ऑल, मैं चाहूँगा ज़रा दूसरे खिलाड़ियों पर भी हम जिम्मेदारी करें ना आयद। देखिए, साइम बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, पिछले 10 मैचों की उनकी कारकर्दगी निकालें, इस 1 हाफ सेंचुरी, उससे पिछले 10 मैचों की इट इज़ फॉर्मिडेबल, जिसमें सेंचुरीज भी हैं, उनकी हाफ सेंचुरी भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि साइम अयूब जो है, आई डोंट नो क्या रश में है वो, या फिर उनको किसी ने ये कह दिया कि भाई आपकी अगले 10 साल के लिए सीट पक्की है, तो यू कम एंड यू थ्रो योर विकेट एंड यू गो? मैं यही कहूँगा कि वो अपनी पोटेंशियल के मुताबिक नहीं खेल रहे, और जो अपनी विकेट को सिखाया जाता है जब आप बैटिंग करते हैं या एक अच्छे बैटर होते हैं कि जी आपने अपनी विकेट को संभालना है और रन्स भी करने हैं। रन्स करके वो आउट हो जाते हैं, मतलब जल्दी में नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, बड़ी इनिंग्स उन्हें खेलनी पड़ेगी। साहबजादा फरहान भी हिटिंग कर रहे हैं, बट जिस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं और आगे तक लेके जा रहे हैं, अगर साइम उनके साथ सपोर्ट करें तो आप सोचें आपकी टीम के लिए कितना बेहतर होगा। ज़रूर तेज़ खेलें, ज़रूर छक्के मारें, बट अगर आपके ओवर्स में 10-15 रन आ जाते हैं तो उसके बाद आप नीचे भी खेल के रन्स कर सकते हैं। तो ये ज़रूर जहन में रखें कि कितने रन्स आपने लेने हैं और कितनी आपने, क्योंकि अब जब आप हवा में खेलते हैं तो आप ज़रूर रिस्क लेते हैं, तो वो आपको ज़रूर, अगर ये प्लान आप कर लें कि जी कितना रिस्क लेना है, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए। और उम्मीद यही है कि अगेंस्ट इंडिया वो बेहतर खेलेंगे और पाकिस्तान टीम ओवरऑल इंडिया के अगेंस्ट बेहतर डिलीवर करेगी। राइट, अब थोड़ा सा पाक भारत मामले पर बात कर लेते हैं फवाद भाई। जो सिचुएशन अब नज़र आ रही है, हम देख रहे हैं वहाँ पर रवैये चेंज हो रहे हैं। पहले वो तनकीद कर रहे थे, अब पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ की तायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या चल रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है इस वक्त, और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है? देखिए, ऑब्वियसली ये तो मैं नहीं कहूँगा, राजीव शुक्ला जी ने भी बात की कि जी हमने आईसीसी से कहा था, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान खेलने को तैयार हो गया है, और इसमें जीत हार की बात नहीं है। एक रवैया था, एक गलत चीज़ थी कि बांग्लादेश को आपने बाहर भी कर दिया, उनकी आप बात भी नहीं मान रहे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी उन पे फ़ाइन भी लगेगा, उनको अपना रेवेन्यू के शेयर भी नहीं मिलेगा, और आप थ्रेट नहीं कर सकते। एक आईसीसी का ये काम नहीं है। तो पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छी बात है, मैच होने जा रहा है, और मैं भी समझता हूँ आगे बढ़ें। और वो जो क्रिकेट के मैदान में जो बदतमीजियाँ बेहूदगियाँ होती हैं, हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करना, देखना नहीं है, जो मोस्टली प्रेशर इंडियन मीडिया की तरफ से डाला जाता है, बीसीसीआई की तरफ से डाला जाता है, उसमें आगे बढ़े, खेल को खेल की तरह रहे, और इन 11 खिलाड़ियों पे आप प्रेशर ना डालें। मुझे तो डर ये है कि अगर ये सब होने के बावजूद पाकिस्तान वो मैच जीत गया तो पता नहीं इंडियन मीडिया क्या करेगा। तो प्लीज़ इसको मैच की तरह लें और आप फर्दर अपने खिलाड़ियों पर प्रेशर ना डालें।
हम पे तो हमारी तरफ और नहीं है। हमारे तो खिलाड़ियों पे भी लोगों को कहते प्रेशर हैं, ना डालें। खेलें, अच्छे तरीके से बिहेव करें, बट इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है अपनी टीम के खिलाड़ियों पर। ऑलराइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग इन द शो। तो जनाब, पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई 2 मैचेस जीत लिए हैं और अब सारी नजरें हैं 15 तारीख पर। Absolutely. लेकिन हम अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। वी हैव गॉट मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी टू शेयर विद यू। वेलकम बैक अगैन। हमें ज्वाइन करने के लिए एक दफ़ा फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सार्फिन वो सब जो कि सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, वो अब हो गए हैं परेशान, क्योंकि नेपरा का आया है एक नया फैसला और उसने सबको आई थिंक एक झटका दिया है। और उसकी वजह ये है कि जो नए सोलर सार्फिन हैं उनके लिए ग्रिड को बिजली बेचने पर कम मुनाफे की बात सामने आ गई है। अब होगा ये कि जो सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उस पर अवाम एक तो शदीद एहतजाज की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। जो कमिटमेंट गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट उससे बैक ऑफ करिए, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी क्रिएट हो रहा है कि एक्चुअल में पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की टूवर्ड्स ऑल द पीपल जिन्होंने इतने बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगाए थे और उनको ऐसा लगा था कि वो जो हमारा नेशनल ग्रिड है उसमें बिजली डालेंगे और उससे उनको पैसा मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कल जो अवैस लगारी साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि जो 40 रुपए का उन्होंने ब्रेकअप दिया, इसमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या हैं। तो चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। सैयद अवैस अली इन्फ्लुएंसर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अवैस, मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करें, ये हुआ क्या है? आई मीन वी आर टॉकिंग फॉर द सेकंड टाइम राउंड ना, और ये दूसरी मरतबा ये चीज़ हो रही है। ऑल्दो के वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया है और पावर डिवीज़न को नज़रसानी की अपील भी की है, बट स्टिल ये बात इस लेवल तक आती ही क्यों है कि वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़े? सो हमने पहले जो बात वहाँ पे लास्ट टाइम हमने बात की थी, वो हमने यही, मेरी जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट जो थी वो ड्राफ्ट रेगुलेशंस दी थी और उसके बाद पब्लिक हियरिंग हुई, लोग लाहौर से आए, कराची से लोगों ने ज्वाइन किया, ऑल द वे इस्लामाबाद, तकरीबन 200-300 लोग आए थे। तो पब्लिक हियरिंग की एक पूरा तमाशा ही था एक तरह से नेपरा की तरफ से। फिर मुझे था कि शायद पब्लिक हियरिंग के बाद वो उसको टोन डाउन कर देंगे, प्रोज्यूमर की जो ड्राफ्ट रेगुलेशन थी, मगर उन्होंने उसको एज इट इज़ जो है वो पब्लिश कर दिया साइलेंटली थ्रू एन SRO। तो उसमें मतलब बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं किए। तो एक तरह से वो ढोंग ही था, एक तरह से तमाशा ही था पूरा जो तो अब जो अभी चेंजेस जो उन्होंने अवैस नजर सानी की बात हो रही है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 8 रुपए तक हम चले जाएंगे वो सार्फिन जिनके पास ऑलरेडी सोलर है, जो नेशनल ग्रिड के अंदर डाल रहे थे बिजली। आई मीन मेरे ख्याल में उनको पर यूनिट 8 होगा, 10 होगा, ज़्यादा क्या होगा। आपका जो एक्चुअल यूनिट प्राइस है जिस पर नेपरा बिजली बेच रहा है या कंज्यूमर्स को दे रहा है, वो लगभग 40 के आसपास है। तो ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नजर सानी में भी क्या हो जाएगा? आई मीन आपने जहां 20 और इससे ऊपर के पैसे रखे हुए थे, अब आप बिल्कुल 8-10 पर ले आए हैं, तो उनको तो फिर भी नुकसान ही होने वाला है। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आपके सबके व्यूअर्स के लिए, वो ये कि जो सिर्फ उन लोगों के लिए हो रही है जिन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है नेट मीटरिंग। जो नए कंज्यूमर्स आने वाले हैं उनके लिए यही पॉलिसी है, इस पर कोई नज़रसानी नहीं होने वाली है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी जो पब्लिश हो चुकी है उसमें 11 रुपये, 10 से 11 रुपये की बायबैक होगी और नेट बिलिंग होगी। जो भी अब 9 फरवरी के बाद से नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करेगा, सोलर लगाएगा, उस पर यही रूल्स अप्लाई होंगे। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है वो ये कि जिन्होंने लगा चुके हैं, जिनके पुराने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उस पे नजरसानी की जाए, क्योंकि उन्होंने नेपरा ने उनके लिए भी जो थी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग कर दी थी। ये अपने गवर्नमेंट के निजाम को अवैस कितना मुश्किल कर देता है कि आपने 2 पैरेलल सिस्टम्स रख दिए हैं कि जिन्होंने पहले से लगा रखा है उनके लिए कोई और रेट है, जो अब लगाएंगे उनके लिए कोई और रेट है। और एक बात मुझे समझ ही नहीं आती, वो ये कि हमें क्या ज़रूरत थी मतलब सोलर पैनल्स को इनकरेज करने की, अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। आपके मुल्क में तो IPPs ऑलरेडी इतना बिजली बना रहे थे, आप कैपेसिटी चार्जेस ऑलरेडी इतने ज़्यादा दे रहे थे, हमें बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं थी आवाम से। जी, सबसे पहले तो ये कि लीगली जो है एक जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो एक पॉलिसी को देखते हुए किया था। अब हुकूमत, आई थिंक इट्स ओके, अगर वो नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक नई पॉलिसी लाती है तो लोग उसको देखते हुए अपनी फीजिबिलिटी करेंगे। आई थिंक इट्स ओके फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। बट अगेन अभी जो नया बंदा अभी लगाने वाला है उसके लिए, टू बी ऑनेस्ट, इन माय ओपिनियन इट डजंट मेक सेंस कि वो नेट मीटरिंग लगाए। 5 यूनिट दे के 1 यूनिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है।
इट्स बेटर दैट दे गो फॉर अ स्मॉलर सेटअप और उसमें बैटरीज में इन्वेस्ट करें। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। दूसरी बात ये है कि एक जो है ना, जो लोगों ने सोलर लगाया हुआ है उसमें एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करिए कि पता नहीं इन लोगों की वजह से जो सोलर लगा रहे हैं लोग, उनकी वजह से जो गरीब आदमी है उसके ऊपर कितनी महंगी उसको बिजली मिल रही है। सारा जो ब्लेम हम पे शिफ्ट किया जाता है, जो हमारे नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स हैं। अब इन्होंने चेंज किया, अब देखते हैं कितनी सस्ती ये लोग बिजली करते हैं। 1-2 रुपए बोले जा रहे हैं वो बार बार, हालांकि अब देखें ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और PHEVs हैं उस पे ऑल्टो वाला जो है वो भी 1% जो है वो टैक्स देता है उनकी जो उनको फाइनेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो अमीर लोग ही लेते हैं। तो ये इस तरह जो है कि गवर्नमेंट्स इस तरह की पॉलिसीज बनाती हैं टू इनकरेज रिन्यूएबल्स। तो लोगों ने इन्वेस्ट किया था सोलर में और उनको इसलिए वो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और बात वही आ गई कि हुकूमत ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे उसका बहुत नुकसान हो रहा है। हर सोलर पैनल इंपोर्ट पे 10% टैक्स जो है वो हुकूमत कमाती है। हर बैटरी इंपोर्ट पे, हर हाइब्रिड इन्वर्टर पे जो इंपोर्ट होता है उस पे हुकूमत अप टू 50% जो है वो टैक्स कमाती है। तो ये तो हुकूमत के खजाने में चीज़ें जा रही होती हैं। तो ऐसे हुकूमत हाँ, अब सिचुएशन ये बन रही है कि गालिबन परसों इसमें शहरी रमान साहबा ने भी बड़ी क्रिटिसिज्म की है। यहाँ पे विनोद सिंह ने, पीपल्स पार्टी ने रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसको फ्री ना। सो गवर्नमेंट नून लीग वो प्रॉब्लम उसको आएगी, इस मामले में आई भी है, इसी वजह से शायद वो टोन डाउन हुई है। बट माई क्वेश्चन इज, एक ले मैन वो इससे क्या समझे? क्योंकि जो एक इस वक्त ज़बान ज़दे आम चल रहा है मामला वो ये कि जी हुकूमत, पहली चीज़ हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम को सस्ती बिजली मिले। दूसरी चीज़, जो हमने जिसको एक्सपेंसिव बिजली बनाने वाले इदारे हैं उनको किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको कुशन देने की कोशिश की जा रही है। तीसरी चीज़ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है वो ये कि भाई जब पूरी दुनिया को पता है कि ये एक क्लीन एनर्जी है, पाकिस्तान को पता है ये क्लीन एनर्जी है, तो हम अपना ये जो कोयले से बिजली बनाना और महंगी बिजली बनाना फर्नेस ऑयल से, हम इसको रैप अप क्यों नहीं कर देते? हम इसकी तरफ पूरा क्यों, चीन ने पहाड़ के पहाड़ सोलर पे खड़े कर दिए हैं। सो ये वो चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा इन 3 चीज़ों को जो आम आदमी इस वक्त डिस्कस कर रहा है उसको प्लीज़ ज़रा आप एड्रेस करें। देखिए, हमारी तरफ से जो सोलर के जो एडवोकेट्स हैं ना, उनकी तरफ से भी थोड़ी सी ज़्यादती होती है कि देखें, सोलर जो लगाते हैं वो सिर्फ दिन में प्रोड्यूस होती है चीज़ ना। अब आप गवर्नमेंट, अगर आप ग्रिड हैं, आप गवर्नमेंट की साइड से देखें तो रात को भी कोई पावर प्लांट तो चलेगा। अब वो ये नॉन रिन्यूएबल्स भी हो सकते हैं, हाइडल भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच देखनी होती है। सिर्फ सोलर लगाने से हम अपना दिन का कवर कर सकते हैं। रात के लिए और शाम के लिए जब या कभी क्लाउडी होता है वेदर, उस दिन के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है हमको। तो एज एक पूरी सिर्फ सोलर से नहीं होती चीज़, तो हमें थोड़ा सा इस मामले में भी सोचना चाहिए। दूसरा ये था कि अभी आपका दूसरा क्या सवाल था? हाँ, लोगों का ये परसेप्शन है कि भाई ये जब महंगी बिजली जो है वो हमें बेचने के लिए सारा किया जा रहा है और हुकूमत नहीं चाहती कि आम आवाम जो है वो सस्ती बिजली जनरेट करे और अपने लिए रखे। आई थिंक इट इन अ वे इट्स ट्रू। वो डेफिनेटली नेट मीटरिंग या आप ग्रिड को सप्लाई करने को बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्करेज कर दिया है। इट डजंट मेक सेंस आई थिंक एट द मोमेंट। 5:1 रेशियो बहुत ज़्यादा वो है। वो उनको एक तरह से, मैं अगर हुकूमत को एडवाइस करूं या उनको मशवरा दूँ, यही होगा कि आप इसको एज अ, आपके जो टाइम ऑफ यूज़ के वो हैं स्लैब्स, अभी 20 घंटे जो है वो ऑफ पीक होता है और 4 घंटे पीक होता है, इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, इंसेंटिवाइज करें लोगों को कि वो बैटरीज लगाएं। और जब आपको डिमांड की ज़रूरत होती है, आपके शाम के वक्त हैं, रात के वक्त हैं, लोगों को इस तरह से इंसेंटिवाइज करें कि वो बैटरी से वापस ग्रिड को सप्लाई करें बिजली। तो इस तरह की और इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, बट बहुत ही एक वो यानी मायोपिक व्यू से इस पॉलिसी को उन्होंने किया है। आई थिंक अगर आज सोलर लगाऊं, अगर मुझे आज लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो मैं डेफिनेटली नेट ये जो ग्रीन मीटर है या जो भी रिवर्स मीटर है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊं। मैं अब सारे पैसे जो है अपने ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड पे लगाऊं और बैटरीज पे लगाऊं और सेल्फ कंजम्पशन पे फोकस करूं। गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी फ्रेंडली हो सकती है सोलर कंज्यूमर के लिए, नोइंग कि हमारे तकरीबन 2035-2040 तक के IPPs के साथ अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ पर हमने मुज़ाकरात किए, कुछ हम ख़त्म नहीं कर पाए, कुछ अभी तक चल रहे हैं। हम उन्हीं की वजह से ये कैपेसिटी चार्जेस बेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एक यूनिट जो गवर्नमेंट हमें दे रही है वो इतना महंगा पड़ रहा है। सो आई डोंट थिंक सो ये प्रैक्टिकल है एक्सपेक्ट करना फॉर द रीन्यूएबल एनर्जी, फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी,
प्लान्स, नोइंग कि अभी 35-40 तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे और खास करके आपको कैपेसिटी चार्जेस भी देने हैं, वो बिजली जो हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं उस पर? बस एक सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ये भी हुए हैं कि डिमांड वैसे लो थी, फिर कोरोना भी आया बीच में, इंडस्ट्री बैठी, इकोनॉमिक हालात हमारे ऐसे थे कि इंडस्ट्री भी बिजली लेना ख़त्म कर दी उसने। Right. तो अब इस तरह से मतलब इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट, इसमें बहुत चीज़ें हो रही थी। बट अगेन बात अभी गवर्नमेंट, अगर मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं कि उसको डिमांड बढ़ानी है अपनी ग्रिड की, मगर ये जो इस तरह की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो मैसेजिंग कर रही है गवर्नमेंट, इससे वो बिल्कुल भी वो मैसेज नहीं जा रहा कि आप जो है कंजम्पशन बढ़ाएं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो इनकरेज करना चाहिए। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वो करोड़ों रुपए की रिक्शा इलेक्ट्रिक होना चाहिए, आपकी बाइक्स Yeah, इलेक्ट्रिक the होनी small चाहिए, cars, छोटी गाड़ी affordable. ऑल्ट, हाँ, मेहरान और वो वाली साइज वाली जो है उनको इलेक्ट्रीफाई करेंगे, तब आपकी ये जो इलेक्ट्रिक जो Nice point. कैपेसिटी Consumption हो पेमेंट है ये सकेगा। आप बहुत अच्छा पॉइंट है। Absolutely, बहुत absolutely. इसी पे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो आपने आखिरी पॉइंट किया कि ये जो एक परसेप्शन है कि जी फॉर द एलीट्स ये चीज़ें आसान की जा रही हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो उस पर नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म ने उस पर नोटिस तो लिया है। वेल विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। जनाब, बांग्लादेश में आज आम इंतखाबात हो रहे हैं और सियासी तनाजुर में ये जो इलेक्शन है सिर्फ हुकूमत के इंतखाब तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये इस बात का इम्तिहान भी होंगे कि मुल्क एक नए सियासी दौर में कैसे दाखिल हो रहा है। एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज़ ये है कि 18 माह के अबूरी दौर के बाद हम देख रहे हैं कि मैदान में नई जमातें, नए इत्तेहाद और पुराने बड़े नाम एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में आमने सामने आने जा रहे हैं। और ऐसे में जो नौजवान वोटर्स हैं उनके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि समझा ये जा रहा है कि उनकी सोच ये तयन करेगी कि नया लीडर बांग्लादेश का कौन होने जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे अनासर हैं जो मेरे ख्याल में अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि हसीना वाजिद का जो है दौर इक़्तिदार ख़त्म हुआ, उसके बाद ये कि वहाँ पर इस वक्त इन्फ्लुएंस इंडिया का चाहा जा रहा है कि ना हो, और फिर ये कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी मेकिंग करे और उसमें किसी दूसरे मुल्क का इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर अपने तमाम तर मामलात को आगे चलाकर लेकर जा सकें। ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू सेट अ न्यू बेंचमार्क बांग्लादेश की सियासत में। एब्सोल्युटली। और इलाकाई सियासत जो है उस पर ये इलेक्शन बहुत गहरा असर जो है वो डाल रही है। ऑब्वियसली भारत से कशीदा ताल्लुकात तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात कर लीजिए तो नई सिफारती समत हैं जिनको बांग्लादेश इस वक्त तलाश कर रहा है, और अमेरिका समेत आलमी ताकतें भी इस पर नज़र रखी हुई हैं। तो इस सब पे मजमूई तौर पे ये इंतखाबात जो है सिर्फ इक़्तिदार की जंग नहीं है, इस बात का भी फैसला हो सकता है कि बांग्लादेश आने वाले बरसों में अंदरूनी सियासत और खारजा पॉलिसी में किस समत जाएगा। तो इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम। तो जमील साहब नाउ बांग्लादेश में हमने देखा पिछले 1 से 1.5 साल बड़े ही उनकी तारीख बदल के रख दी। यकीन मानिए कि वो तमाम तर मामलात जो इतने सालों से एक जमूद का शिकार थे, जमूद इन द सेंस के भारत के साथ उनके एक तरह के रिलेशन थे, पाकिस्तान के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन पे रिलेशन थे, वो ऐसी काया पलटी है उसकी कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती पिछले 70 सालों में। अच्छा, अब मामलात ये हैं कि जेनजी का रेवोल्यूशन और उसके बाद डॉक्टर यूनुस का आना, टेक ओवर करना, इस सब के बाद ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कैसे इसको देख रहे हैं, कितना अहम है ये ना सिर्फ बांग्लादेश के तनाजुर में बल्कि इलाकाई सियासत के भी तनाजुर में? जी, पहली बात तो ये है कि एक लावा पक रहा था बांग्लादेश में। वो लावा जब फटा तो एक इनकलाब आ गया, और स्टूडेंट्स के जरिए, जेन जी के जरिए एक इनकलाब आया। ये कोई सोच नहीं सकता था कि जो 17 साल से काबिज हुकूमत पर जो हुकूमत उस वक्त थी अवामी लीग की, हसीना वाजिद की, कोई सोच नहीं सकता था कि जितने पंजे गाड़े हुए थे, इंडियन इंटेलिजेंस की मदद भी शामिल थी, जहां के हर डिस्ट्रिक्ट में इंडियन इंटेलिजेंस का अमल दखल था। तकरीबन 64 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, और उसके साथ साथ उसमें जो जितने भी कलीदी ओहदों पर तैनातियां होती थी बशमूल फेडरल सेक्रेटरीज के तो ये इस हद तक, और फिर उसी की वजह से एक जुल्म, सितम, तादी, ये सब इसका बाजार गर्म था।
बांग्लादेश में, जो वो एक लावे की शक्ल में 17 साल बनता रहा अंदर, और जब फटा तो ये स्टूडेंट्स ने अपनी 1000 स्टूडेंट्स की, नौजवानों ने, बांग्लादेश ने कुर्बानी देके आज यहाँ पहुंचे हैं कि वहाँ इलेक्शन का आगाज हुआ है। ये इलेक्शन दुनिया का एक अनमोल इलेक्शन है, और वो इसलिए है कि ये जेन जी ड्रिवन इलेक्शन, जेन जी की वजह से इलेक्शन, दुनिया का पहला मुल्क है अब जो कि जिसने के ये सारे का सारा काया पलटने में और इलेक्शन तक पहुंचाने में जेन जी का ताल्लुक है। और यही वजह है कि आज जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 44% जेन जी की पार्टी वहाँ वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और इसमें केयरटेकर गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम भी उठाया कि नौजवानों ने बांग्लादेश को एक मौका देने के लिए एज लिमिट 18 कर दी। तो उस लिहाज से भी वोटर सपोर्टर बढ़े हैं जेन जी के, और जिसकी वजह से इस पूरे मामलात में एक जो फैसला कौन मरहला आएगा वो यही जो जेन जी यानी नौजवानों ने बांग्लादेश हैं उनकी वजह से फैसला कौन जमील साहब, मरहला आपने आएगा। एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि नौजवानों ने जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने समझा कि उनके मुल्क के लिए क्या बेहतर है। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जो बहुत रैडिकल थे, जो आप नहीं चाहते कि आपके पड़ोस मुल्क में इस तरह के भी मामलात हों, और ख़ुद वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छे नहीं हैं। जब मोहम्मद यूनुस साहब ने टेकअप किया तो ऐसा लगा कि बांग्लादेश अब किसी के झुकाव यानी किसी मुल्क से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बल्कि अपनी सियासत करेगा और किसी के हाथों में प्ले नहीं करेगा। लेकिन जिस किस्म का रैडिकलिज्म हमने वहाँ पर देखा है पिछले कुछ 3-4 महीनों में खास करके, उससे एक फियर ज़रूर क्रिएट होता है कि ये जेन जी नहीं चाहते थे कि इस तरह की हुकूमत वहाँ पर आए। ये जेन जी चाहते हैं कि उनके मुल्क की ग्रोथ हो, उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना था, जो एजुकेशन के उनके मसाइल थे वो हल हो सके, और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेकर आए जो यंगस्टर्स के लिए बेहतरीन हो। यहाँ दुरुस्त, इसकी दो वजूहात हैं कि क्यों ऐसा रेडिकल, जिस साइड पर आपका इशारा है जमात इस्लामी की तरफ गालिबन, तो वो इशारा यस उसकी कोई एक उनसर कहा जा सकता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर एक आर्गुमेंट नहीं बनता है। वजह बता दिया जाता है। वजह यह है कि जिस तरीके से बीएनपी ने जब हुकूमत अपनी 2-3 मरतबा संभाली, उस वक्त जो उन पर न सिर्फ इल्ज़ामात बल्कि कुछ चीज़ें प्रूव हुई, और आज जो तारिक रहमान जो बहुत भारी भरकम कैंडिडेट हैं और काफ़ी कांटे का मुकाबला जो जमात इस्लामी और उनके एलाइज से उनका हो रहा है अपने पार्टी और उनके एलाइज के मुकाबले में, तो वो उन पर काफ़ी दाग भी हैं उन हुकूमतों के, और उस दाग की वजह से जेन जी को पता है कि उस वक्त भी अकरबा परवरी हुई, और उस वक्त भी गोके इस हसीना वाजिद जितनी नहीं हुई, बहुत कम, लेकिन करप्शन के बहुत सारे दाग उन पर मौजूद हैं। और जेन जी का पहला नारा इस पूरे कैंपेन में हुकूमत में है कि करप्शन और एक फेयरनेस माशरे में आए, क्योंकि वो तरस गए थे, वहाँ की आवाम और वहाँ के जो नौजवाना ने बांग्लादेश हैं वो तरस गए थे कि कोई फेयर और फ्री तौर पर उनको जॉब मिल जाए, फेयर और फ्री तौर पर उनको अपनी हुकूमत और अपने माशरे में जीने का हक मिल जाए, फेयर और फ्री तरीके से उनकी कोई डेवलपमेंट हो, फेयर और फ्री तरीके से उनको बोलने का हक मिले। कुछ भी नहीं था उनके पास। तो जब उन्होंने देखा कि अब ये रेडिकल ही सही, लेकिन इन पर एक दब्बा आज तक नहीं लगा, जो जमात इस्लामी और उनके साथ ग्रुप शामिल हुआ है उन पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। और जेन जी की सबसे बड़ा दर्द दिल में यही है कि मुल्क खोखला होता है करप्शन की वजह से। अपने मुल्क की मिसाल ले लें आप, तो वो हमारे भी इसमें अहले वतन जहां जहां मैं जिस सर्वे में गया हूँ, जहां जहां बात हुई है, अहले वतन को भी हमेशा यही फिक्र है कि किसी तरह करप्शन का खात्मा हो इस मुल्क से भी। हर मुल्क में ऐसा ही है। इसमें एक चीज ये है कि ना थोड़ा सा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से इस इलेक्शन को हम देख लेते हैं। राइट फ्रॉम वो मामलात के जहाँ पे हसीना वाजिद की एक एंटी पाकिस्तान पॉलिसी थी, वहाँ से मामला चला, और अब ये मामला कि विमान एयर का दफ्तर यहाँ खुल गया है कराची में, और डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। वो तमाम तर लोग जो आए डायरेक्ट कराची एयरपोर्ट पे उतरे हैं, दे वर सो हैप्पी। जितने भी हमारे बांग्लादेशी भाई बहन थे जो यहाँ पे आए, हम देख रहे हैं कि ट्रेड टाइज बेहतर हो रही हैं, क्रिकेटिंग टाइज बेहतर हो रही हैं। इस पे तो मतलब कि जितनी भी बात की जाए उतना कम है। जो हमने 2.5 चाल चली है शतरंज की बिसात पे। तो डॉक्टर साहब, अब सिचुएशन ये है कि इस सारे मामले को तसलसल के साथ आप चलता हुआ
देखते हैं, भले से जमात हो या नई फिर दूसरी हुकूमत, जमात absolutely. इस्लामी या फिर कोई भी जमात हो, BNP इसको हो। देखते हैं आप आगे चलते हुए इसी तरीके से? देखिए 18-20 के फर्क से इसको इस तरह तसलसल को चलते हुए देखते हैं। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि एक मोमेंटम है, एक लहर है, और अगर मुकाबला किया जाए अवामी लीग पार्टी का और नेशनलिस्ट पार्टी का, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, तो उसके मुकाबले में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हमेशा पाकिस्तान के हामियों में से रही है। और उस लिहाज से देखा जाए गो के अगर उसको जेआई, जमात इस्लामी और उसके 11 जो कोलिजन पार्टीज हैं, उनके अगर मुकाबला किया जाए तो जाहिर है जमात इस्लामी इसमें काफी सबकत ले जाती है। लेकिन अगर आपने मेरे से इसको एक आम फहम में समझने के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, कि ये 18-20 के फर्क से पाकिस्तान, लेकिन इस पे और डिपेंड करता है कि हमारी जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी की उड़ान खासतौर पे मार्का हक के बाद जो शुरू हुई, उस फॉरेन पॉलिसी की कैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन बांग्लादेश के हवाले से, एक तो मैं इसका नाक़िद ये था पहले शुरू में जब ये इनकलाब आया था कि ये इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मुतहर्रिक होना था, वो देर से मुतहर्रिक हुई। फॉरेन ऑफिस के अलावा जो लीडरान यहाँ के हैं, क्योंकि फॉरेन ऑफिस गरीब क्या करे, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है या डिप्लोमेसी है, दैट इज अ सबसेट ऑफ द पॉलिटिक्स। और जो लीडर्स जो अगर उनकी सुस्त रवि हो तो उसमें फिर फॉरेन ऑफिस की भी एक उस पर का असर पड़ता है। तो लिहाजा मैं ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। आपके सवाल के जवाब में कंक्लूडिंग तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पहले हमने अवेल की, कुछ ताखीर से, लेकिन उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब जिस मोमेंटम में मार्का हक के बाद से जो मोमेंटम आई है, क्या उस मोमेंटम के मुताबिकत के साथ आज का बांग्लादेश के इलेक्शन के रिजल्ट्स जो आएंगे, जो भी पार्टी आए, हालांकि बड़े कांटे का मुकाबला है, बहुत ज्यादा, मेरे पास सर्वे मौजूद है उसके, तो वो जो भी पार्टी आए उस पर पहले दिन से, पहले घंटे से, पहली बात की कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस पर काम करना चाहिए था और किया होगा। मेरा अपना मानना यह है कि हमारे इदारे हैं और इसी वजह से आप बेईमान जो उनकी एयरलाइन है, बाकी जो हमारी उनके साथ स्पोर्ट्स की आपने जिक्र किया, तिजारत भी हमारी काफी बेहतर होती जा रही है, लेकिन जिस पाए पर होनी चाहिए उसमें वही नकाहतें हैं, वही लग्जिशें हैं जो कि पूरी दुनिया हमसे गिला करती है कि आपके मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो हमारे अपने मिनिस्टर्स भी कहते हैं, उसकी वजह से लोग इतना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है बैंकिंग चैनल का मामला अभी तक नहीं हुआ है। तो बहरहाल वो छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको मुतहर्रिक होना पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर मुतहर्रिक पाकिस्तान नहीं होगा तो ये जो एक उड़ान मिली है, ये इस मोमेंटम और आज के इलेक्शन से जो रिजल्ट आएगा उसको, उस रिजल्ट से इसको आगे बढ़ाने में, देखिए इसका जियोपॉलिटिकल तनाजुर भी है, तो उसमें भी हमें एडवांटेज है। उसमें मैं आ रहा हूँ एक लम्हे बाद। तो आज के इलेक्शन के इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए उसको हमने किस तरह अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करना है, वो हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा और ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ ये सोच रहे होंगे, लेकिन हमारी ये क्या किया जाए, थोड़ी सी सुस्त रवि हो जाती है, देर कर देते हैं हम फल उसके हासिल करने में। तो आज के जो हमारी इस वक्त, आप अंदाजा करें कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। मैं इसको टच करके जियोपॉलिटिक्स पे आ जाता हूँ। बांग्लादेश में जेन जी इतनी ज्यादा इस वक्त जो इंडियन प्रोपेल्ड हुकूमत थी इसकी अवामी लीग की, उसके खिलाफ दरो दीवार पर नक्शो निगार, जिसको ग्रेफिटी कहते हैं, वो हुए हैं। और उसमें कहते हैं कि बांग्लादेश में कि बांग्लादेश किसी के बाप का नहीं है, वो इंडियन की तरफ से हवाला करते हुए, मेरे पास उसका बांग्लादेशी ट्रांसलेशन भी मेरे जहन में आ जाएगा और मैं आपके सामने पेश कर दूंगा कि बापरना किसी के बाप का नहीं है वो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो एक फीलिंग है, उस फीलिंग को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने रेसिप्रोट करना पड़ा। देखिए आपको, हमें ये याद रहे, और मैं पिछले साल भी आपके ही चैनल्स पर ये बयान करता रहा हूं कि ये बानियाने पाकिस्तान की औलादों की औलादें हैं और उनकी औलादें भी हैं। तो लिहाजा वो फीलिंग दोबारा आ गई है। उस फीलिंग को मध्यम करने के लिए, खत्म करने के लिए इंडिया ने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी, लेकिन वो वक्त ने साबित किया कि वो कामयाब नहीं हो सकी। तो अब करना क्या है यहाँ से कि जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर में भी हमने इसको साथ इन टेंडम यानी पैरेलल लेके चलना है।
जियोपॉलिटिकल तनाजुर क्या है कि बांग्लादेश को आप देखें तो म्यांमार से उसकी बॉर्डर मिलती है, इंडिया से बॉर्डर उसका मिलता है, चाइना थोड़ी दूर पर है, नेपाल है, भूटान है, तो ये पहले ही खफा है इंडिया से। आपने बिल्कुल देखा ठीक होगा है। कि जी हाँ, कुछ और बिल्कुल, और दूर उसका हमने कुछ ठीक है। और दूर डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई, वक्त की कमी है, आपको दोबारा भी इसमें ज़हमत देंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, जिस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ का अहाता किया। वेल, इसके साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। Stay with us। वेलकम बैक अगैन। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाक़ये पर जिसने सनसनी मचाई हुई है पूरे मुल्क में, और इसी के बीच हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो शराब की फ़रोख्त है उस पर पाबंदी का मामला कई बार इससे पहले भी असम्बलियों में उठाया जा चुका है। इस बार फिर से हम देख रहे हैं कि सिंध असम्बली में शराब खानों की लाइसेंस मनसूख करने और उसकी खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पर जो पाबंदी है उसकी करारदाद पेश कर दिया गया है और जिसे मुस्तरद भी किया गया है। अच्छा, अब ये कानूनी मामला शायद नहीं रहा है, एक समाजी बहस ज़्यादा है। दिलचस्प बात भाई ये है इसमें सादिया साहिबा कि ये करारदाद MQM के जो हमारे हिंदू रुकन हैं, हिंदू रुकन असम्बली अनिल कुमार ने पेश की। वो ये कह रहे हैं कि शराब के फ़रोख्त पे पाबंदी लगाएं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार का मौक़िफ़ था कि पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई तो माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात इससे मुतासर होंगे, इसलिए हुकूमत इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकती है। एब्सोल्युटली। अब मेरे ज़हन में सवाल आता है फैसल कि वो कौन से तबकात हैं जिनके मफादात को मद्देनज़र रखा जा रहा है, और शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी हो सकते हैं इसमें शामिल जिनके मफादात को मेरे ख्याल में मद्देनज़र रखा जा सकता है। लेट अस माइक्रो नीडल इट। कुछ नहीं, एक यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर साहब हैं, उनकी एक वीडियो जो है वो कल वायरल हुई। क्या हम वो वीडियो थोड़ी सी दिखा सकते हैं ताकि लोगों को भी पता चल जाए? दिखाइए प्लीज। Who are you? Ustad Ana sir, Mame. Mame Ustad Ana. Ma Ustad Naya. You are teaching me. You are teaching me. You are teaching me. I have taught more than all of you. All of you. I have taught 26 years at University of Sindh. I have taught from primary tuition to so many students. I know what to do in the class, what to say in the class. I am a teacher. My students are teachers. And these are even below my students. They don't understand me. They don't understand me. Do you understand me? I understand. Who But are the you? fact is ये पूरा मामला बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे थे, आपको लगता है कि मसला सिर्फ इधर शराब का है? मसला तो एजुकेशन का है। नहीं, प्रॉब्लम ये है, एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है जिस तरह से बात खबर कर। ये है कि ये जो VC साहब हैं, इनको अब सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायतें इनके बाद बहुत लंबी हैं। ये डांस करते हुए भी जो है इनकी वीडियो वायरल हुई थी, और इन पे सरासर इल्जाम ये है कि ये इसी हालत में ये यूनिवर्सिटी आ जाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा देखिए, अफसोस की बात ये है कि इनके खिलाफ शिकायतें भी हो चुकी थी, लेकिन उस शिकायत ने काम नहीं किया, तो सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो ने काम किया। ये निशानदेही करता है आपके उस बोसीदा निज़ाम की भी, जिसको आप ठीक नहीं करना चाहते, जो शिकायतों पर काम नहीं, कंप्लेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो मीडिया में पब्लिसिटी पर रिस्पॉन्ड करता। चलें सादिया, अब कुछ बेहतर जो चीज़ें हो रही हैं तालीम के हवाले से, उस पर भी बात कर लेते हैं। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम ख़त्म करके नया ग्रेडिंग निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया है, जिसके बाद अब तालीमी हलकों में एक नई कंस्ट्रक्टिव एक बहस छिड़ी है। हुकूमत ये कहती है कि ये कदम बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग है, तलबा की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में जांचने के लिए उठाया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ ग्रेड्स मुतारिफ कराने से, ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ कराने से इम्तहानी शफाफियत और मेरिट से मुतालिक शिकायत ख़त्म हो सकेंगी? एब्सोल्युटली। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो रीचेकिंग है या पर्चों की गुमशुदगी है, ऐसे बहुत सारे मामला सामने आते रहे हैं। वीडियोस फ्लोट करती है चीटिंग की, खास करके हम देखते हैं अंदरून सिंध से बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोस आती है। बहुत सारे मसाइल हैं, इस तरह के इकदामात भी ज़रूरी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि इन इकदामात में कंसिस्टेंसी क्या है और फिर बेहतरी कितनी आती है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। सूबाई वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, तालीमी निज़ाम जो पहले चल रहा था उसमें तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आई और नए ग्रेडिंग सिस्टम से क्या बेहतरी आएगी, ज़रा ये बताइए पहले। जो ग्रेडिंग का और नंबरिंग का पुराना
मरवज तरीक़ेकार था उसको तब्दील करना लाजमी था हमें, और इसमें काफ़ी मसाइल हमें दरपेश आ रहे थे, काफ़ी चैलेंज पेश आ रहे थे, जिसकी वजह से वो हमें दिक्कतें आ रही थी। सबसे पहले तो जो आलमी ग्रेडिंग का निज़ाम है दुनिया जी में, वो मुताबिकत नहीं रखता था। जो हमारे पास मुरवज सिस्टम था उसके या मुताबिक नहीं था, जीपी सिस्टम और नए ग्रेडिंग सिस्टम जो हम लाए हैं वो एक आलमी निज़ाम के मुताबिक रखता है, और उसी के मुताबिक ताकि जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो दरसगाहें हैं और बड़े बड़े इदारे हैं, यहाँ से हमारे तालिब इल्म फारुग होकर बाहर जाते हैं तो फिर उन्हें प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर वो इक्विवेलेंसी का सिस्टम आ जाता है, कभी हमें जी क्या करना पड़ता है। तो जी इस वजह से हमें लाजम था, और फिर ये कोई एक दम हमारा फैसला नहीं हुआ है। इस पे बड़ी आप ये समझ लें कि काफ़ी व्यूज़ एक्सचेंज हुए हैं, काफ़ी तबादला ख्याल हुआ है। ये तमाम जो IBCC इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, जिसमें न फ़कत तमाम हमारे सिंध के बोर्ड्स के नुमाइंदे होते हैं, बल्कि पूरे मुल्क के तमाम जो पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ हैं, चारों सूबों के बोर्ड्स जी और इस्लामाबाद बोर्ड जो फेडरल बोर्ड है, वो उसके नुमाइंदे उसमें होते हैं। ये ठीक है IBCC की रिकमेंडेशन के मुताबिक, और उन्होंने आपस में मीटिंग्स करके फिर ये फैसला हुआ है कि ये ग्रेडिंग का सिस्टम नाफिज किया जाएगा। अच्छा, ओके उसके बाद फिर ये फैसला मंजूर हुआ है, हमारा जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है तमाम एजुकेशनल मिनिस्टर्स की, जिसमें तमाम चारों सूबों के एजुकेशनल मिनिस्टर्स और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर होता है, उस स्टीयरिंग कमेटी से ये अप्रूव हुआ है। उसके बाद जाके हमने इसको लागू किया है। ठीक है। इस्माइल साहब ये बताइएगा कि ये जो नया ग्रेडिंग सिस्टम है, ये क्या पूरे सूबे के बोर्ड के लिए है या पहले मखसूस जगहों पर इसे शुरू किया जा रहा है और फिर इसे स्प्रेड किया जाएगा? फिल वक्त तो देखें, हमने फैसला कर चुके हैं कि तमाम बोर्ड्स के अंदर हम नाफिज करेंगे, ये कोई एक बोर्ड के अंदर नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इसको 2 फेजेस में हमने रखा है कि हम फिल वक्त एट द मोमेंट हम इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ क्लासेस के लिए। जैसे हमारे पास बोर्ड्स के हम 4 क्लासेस के इम्तिहानात लेते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। तो 2 फेजेस में हम उसको इंशाल्लाह एक फेज़ जो फर्स्ट फेज़ होगा जो 26 में 2026 के जो एनुअल एग्ज़ाम सब जो अब हम करने जा रहे हैं, जी एक फेज़ ये होगा, और दूसरा फेज़ उसका जो 2027 में सालाना इम्तिहानात होंगे, उनके पर्चे जो होंगे, तो इंशाल्लाह ये 2 फेजेस में हम मुकम्मल कर लेंगे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी एक बोर्ड में नहीं होगी, तमाम बोर्ड्स में होगी। अच्छा राव साहब, पाकिस्तान की जो बेशतर प्राइवेट जामियात हैं और कॉलेजेस हैं उसमें बैनुल-अक़वामी जो GPS सिस्टम है वो मुतारिफ करा दिया गया है। क्या आला तालीमी बोर्ड में ये निज़ाम नाफिज नहीं किया जा सकता? देखें, हम जितनी भी बेहतरी के लिए, तलबा की आसानी के लिए, और उसके निज़ाम को और सिस्टम को बेहतर करने के लिए जी जो भी हर मुमकिन काम, आप देखें ये भी एक जदीद निज़ाम एक नाफिज करने की ज़रूरत थी, जो हमने इस वक्त किया है। फिल वक्त तो हम इस पे काम कर रहे हैं, और फिर ये जब नाफिज होगा, सारा अमल हो जाएगा इस पे तमाम बोर्ड्स के अंदर, पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के अंदर, तो फिर जो भी चीज़ होगी उस पे बोर्ड्स बैठ के हमारा फैसला करेंगे। ठीक है। नंबर्स में शफाफियत और मेरिट के हवाले से भी इस्माइल साहब कई बार सवालात उठाए गए हैं। अब तलबा को ये शिकायत रहती हैं कि उन्हें नंबर सही नहीं दिए गए, और कई केसेस में तो ये भी हुआ कि पर्चों की दोबारा चेकिंग की गई तो पता चला कि जी पर्चे ही गायब हैं। तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? इसमें आपने एक ही सवाल में मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा ही सवालात कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है, तरजीह है, वो शफाफियती है, अच्छा और सिंध हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करती है कि न फ़कत तैलीम को आम किया जाए, लेकिन तैलीम के मयार को भी बुलंद किया जाए, और उसी सिलसिले में हम ये जो इक़दामात कर रहे हैं, हम ये उसी सिलसिले की कड़ी हैं, ताकि हम इसमें शफाफियत, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को जो है वो उसके नफाज के और अमल को यकीनी बनाएं। और इस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि इम्तिहानात के जितने भी मराहिल हैं, जो पर्चे सवालात के जो हैं, उनसे लेके
टेकिंग और नताइज के मरतब होने तक तमाम तर उसके जो मराहल हैं उनको शफाफ और ट्रांसपेरेंट करें और उनको हम डिजिटलाइज करें और उनको हम ऑटोमेशन की तरफ ले आएँ। और इस सिलसिले में हम ऑटोमेशन की तरफ सिंध के बोर्ड्स जो हैं वो जा चुके हैं और इस मरतबा इंशाल्लाह अभी जो आने वाले सालाना इम्तिहानात हैं उसमें टास्क दे चुके हैं हम तमाम जो सिंध के इम्तिहानी बोर्ड्स हैं उसमें कि वो ई सिस्टम के तहत उनकी जो असेसमेंट हो। इस्माइल साहब मुझे ये बताइए कि नए ग्रेडिंग सिस्टम का पुराने तालिब इल्मों के रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा? अब जो पुराने तालिब इल्म हैं उनकी मार्कशीट अपग्रेड की जाएगी, इक्वलेंसी होगी, क्या होगा? देखें वो तो ज़ाहिर है उस पे जो भी होगा अगर उसकी कोई इक्विवेलेंसी नए तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक फार्मूला तय होगा जिसके जैसे जैसे यहाँ हमारे पास कैम्ब्रिज के इम्तिहानात होते हैं, कैम्ब्रिज के जो नताइज आते हैं हमारे पास, फिर उनको हम यहाँ हमारा जो लोकल सिस्टम बना हुआ है ग्रेडिंग का उस हिसाब से हम उनको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट देते हैं। तो कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसमें उसका हल जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है जहाँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमें नहीं होगा। अगर समझा जाएगा कि जिस स्टूडेंट को अगर पुराने अपनी मार्कशीट में कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका तदारक हो जाएगा। ठीक है। मुल्क में इस वक्त इस्माइल साहब बहुत से तालीमी बोर्ड्स काम कर रहे हैं और निज़ाम तालीम और इम्तिहानी निज़ाम बहुत मुख्तलिफ भी है। ऐसे में नए ग्रेडिंग सिस्टम का इन तालीमी बोर्ड्स पर इतलाक कैसे कर पाएंगे आप? ये मैंने जैसे पहले ही आपको शुरू में ही गुजारिश की, गोशगुजार किया आपको कि ये फैसला जो है वो मुल्की सतह पे हुआ है और ये IBCC जो है हमारी इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है जी जी। उन बोर्ड्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी के दरमियान हुआ है और इसकी तौसीक जो है वो वफाक की हुकूमत और प्लस जो हमारे सूबे हैं जो कोऑर्डिनेशन स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें तमाम सूबों के नुमाइंदे और वफाक का नुमाइंदा भी शामिल होता है, इसकी तौसीक इस फैसले की वहाँ से भी हो चुकी है और इस पर अमल दरामद हो चुका है और इस्लामाबाद बोर्ड तो इसको पहले ही अमल दरामद उस पर कर चुका है। सिंध ने अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उस पर अमल होगा और जहाँ तक मुझे इल्म है पंजाब और बलूचिस्तान और KP के भी जो हैं इसमें पेशरफ्त कर चुके हैं। इंशाल्लाह ये तमाम मुल्क के तमाम बोर्ड्स के अंदर जो है मुश्तरका तौर पर इस फैसले पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो फिर किसी को कोई भी उसमें इशू और प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब, आप हमसे इस अहम मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। See you across. वेलकम बैक अगैन। इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाले इंडस AI वीक 2026 को पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर की समत में एक अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि कौमी सतह के फोरम में ना सिर्फ माहिरीन, पॉलिसी साज बल्कि टेक्नोलॉजी कंपनीज और नौजवान जदतकारों ने भी शिरकत की थी विच सेट्स अ न्यू बेंचमार्क फॉर पाकिस्तान फ्यूचर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मुआवनत से इस तरह के मंसूबे कौमी टेक एजेंडे को रफ्तार दे रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से AI में $1 अरब सरमाकारी, 1000 PhD स्कॉलरशिप्स और मुल्क भर में गैर IT प्रोफेशनल्स को तरबियत देने के ऐलान को डिजिटल मईशत के लिए बड़ा कदम समझा जा रहा है। यस, तो अब इस सारे मामले में मुख्तलिफ जो है तकरीब भी हुई हैं, इस पर बात कर लेते हैं। IT एक्सपर्ट एजाज़ फ़िदा हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ सिंध में जो इंक्यूबेशन सेंटर जो बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से उसको लीड भी कर रहे हैं। एजाज़ अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एजाज़, सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा कि ये जो द इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और सिंध की सतह पे वो कितने ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं, क्या उसमें हो रहा है और AI वीक मनाने का मकसद है और थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Faisal. Thank you so much for having me over. Sindh Enterprise Incubation Center, SCIC Science and IT Department, Government of Sindh का इनिशिएटिव है। सैफायर कंसल्टिंग इसमें मैनेजिंग पार्टनर है और इंक्यूबेशन सेंटर ना कि सिर्फ प्रोविंस में बल्कि पूरे मुल्क में काफ़ी
एक्टिवली एंगेज्ड है इंडस एआई वीक में। और सही एक इंक्यूबेशन सेंटर का जो फोकस होता है वो सिर्फ स्टार्टअप्स को स्केलेबल वेंचर्स बनाना भी नहीं होता। जो लिंकेजेस, जो नॉलेज और जो भी एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाती है इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में, वो इन वेंचर्स को एक नया एक्सपोजर जो कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस को नहीं मिलता, वो एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। राइट राइट कितना हम जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसके हिसाब से competitive चल रहे हैं जब हम ये बात करते हैं AI वीक्स हम जब मना रहे हैं मुख्तलिफ जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम जगह दे रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और कितना competitive लगता है दूसरे मुल्कों के मुकाबले, इवन अपनी रीजन की अगर हम बात करें? देखिए, हम अपने रीजन में तो काफी competitive हैं। हम करंटली मिडल ईस्टर्न रीजन में काफी एक्टिवली हमारे स्टार्टअप्स एंगेज्ड हैं। ओके काफी, क्योंकि बिजनेस सेक्टर के हवाले से तो हम पहले से ही काफी एक्टिवली एंगेज थे। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम भी हमारा मूव करने लगा है मीना रीजन में। दैट्स ग्रेट। और ये मुझे बताइएगा कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है, जो स्पेस है किसी भी स्टार्टअप के लिए, खासतौर पे IT बेस्ड जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कितना ज़्यादा फीजिबल है? देखें, जो इस वक्त कोलैबोरेशन एक्टिवली जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं स्टार्टअप्स को। ओके हमारी फाइनेंस सेक्टर से भी काफ़ी पॉलिसीज जो हैं वो स्टार्टअप्स को एक्टिवली जो इनकरेज कर रही हैं। हमारी गवर्नमेंट जिस तरह के SCIC का इनिशिएटिव है, इस तरह के बहुत सारे एक्टिव इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप कल्चर को और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। एजाज, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जब AI स्टार्टअप्स की बात करते हैं, दुनिया कहाँ जा चुकी है उसको लेके, हम कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं? एक तो ये, जिस तरह NIC है, जिस तरह SCIC है, इसी तरह दीगर भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, तो वो उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं, कम्पिटिटिव कैसे बना रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, ये बताइए। देखिए, जो कोलैबोरेटिव अप्रोच इंडस एआई वीक से हमें देखने को मिल रही है, इससे हमें ना कि सिर्फ पाकिस्तान को पता चल रहा है बल्कि पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान इज एक्टिवली पेसिंग इन द एआई इकोनॉमी एज वेल। हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत एक्टिवली और बहुत अच्छे एक्सपोजर की तरह सामने आ रहे हैं। और इस पूरे हफ्ते में हमने जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी एंगेजमेंट देखी, हम ये बहुत बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि वी आर पेसिंग एक्टिवली विद द वर्ल्ड राइट नाउ। राइट अच्छा, अब एक मेरे जहन में ये बात आ रही है कि अक्सर जब हम इस तरह की इनिशिएटिव्स की तरफ देखते हैं, वी आर ऑल थिंकिंग वेरी पॉजिटिव, और ऑब्वियसली हमारी अप्रोच पॉजिटिव होनी भी चाहिए, लेकिन जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ख़त्म होते हैं और जब हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ ग्लिचेस जिनको हमने मद्देनजर नहीं रखा था। तो ये आपको मोटिवेट तो बहुत ज़्यादा करते हैं स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, तो व्हाट आर दोज चैलेंजेस? देखिए, चैलेंजेस हर बिजनेस में मौजूद होते हैं, हर इनिशिएटिव में मौजूद होते हैं, हर इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं। बट उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में जिस तरह के फेलियर्स हम देखते हैं, उन फेलियर से हम लेसन्स लें, उन फेलियर से हम सीखें, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम उन फेलियर्स पे एक ऐसा उस पे इम्पैक्ट क्रिएट करें ताकि हम जो आगे के स्टार्टअप्स हैं उनको एक बेहतर जर्नी प्रोवाइड कर सकें। राइट आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एजाज के, हमने AI वीक मना लिया, हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स इंस्टॉल कर लिए, बट हमारा टैलेंट जो है वो कैसा है? हमारा जो टैलेंट पूल है AI को लेके वो कैसा है? ये मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। फैसल, इट्स इम्पोर्टेंट टू एस्टैब्लिश के जो ग्रेजुएट प्रोडक्शन है पाकिस्तान की और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। तो अब की जो करंट जनरेशन है जो ग्रेजुएट हो रही है, मैं कह सकता हूँ पिछले 10 सालों से, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का जो जज्बा है वो ज्यादा एक्टिव है, फाइनेंशियल फ्रीडम पे ज्यादा फोकस है। तो जब इस तरह का इमोशन आप ग्रेजुएट में देखते हैं ना, तो आपको अंदाजा होता है कि ये जिस तरह की एडवांसमेंट पूरी दुनिया भर में आप देख रहे हैं, उस तरह की एडवांसमेंट में आज की जनरेशन बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, कमिटेड है, एंड दे आर लुकिंग फॉर सच इनिशिएटिव्स। SCIC ने जब अपना इनॉग्रेशन किया ऑफिशियली, तो हम पहले कोहॉर्ट के लिए हमें 300 से ज्यादा एप्लीकेशन मिली। दैट इज अ वेरी रिमार्केबल नंबर।
ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज, बहुत वंडरफुल टू होस्ट यू ऑन द शो। और मेरे ख्याल में ये एक कह ले कि एक अच्छी सांस और एक खुशी की सांस देता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक मोटिवेशन दे रहा है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं कम से कम पूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे नो व्हाट दे वांट टू अचीव, एंड गवर्नमेंट जिस तरह से उन्हें सपोर्ट करिए डेफिनेटली ये एक नया प्रेसिडेंट भी सेट करें। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। See you. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।